विलियन की सांद्रता खत्म हो गई है, जितने टर्म थे बताए थे वो सब पढ़ा दिए। ठीक है, सवाल तो बहुत सारे हैं, सवाल तो इतने ज़्यादा हैं कि करेंगे तो करते रह जाएंगे, कई दिन तक करते रह जाएंगे, तो सवाल को स्किप कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सवाल लगाते रहिएगा। ठीक है, और खूब सवाल पढ़िए। अगर विलियन की सांद्रता में, विलियन की सांद्रता में जो जो पढ़े हैं हम लोग, उससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल अगर फंसता है, नहीं आ रहा है और आप लोग लगा रहे हैं, तो पूछ लीजिएगा, बता देंगे। तो किसी न किसी दिन हम विलियन की सांद्रता का एक दिन सवाल खुद हम देंगे। ठीक है, टेस्ट वगैरह में सिर्फ विलियन की सांद्रता का न्यूमेरिकल देंगे और बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आएंगे। मैं एक न्यूमेरिकल नहीं बताया हूँ, है तो बहुत आसान लेकिन बहुत फेमस है, आपके बोर्ड के लेवल का भी है। जैसे जल की, शुद्ध जल की मोलरता पूछता है, कई लोगों के आंसर में याद हो जाता है। शुद्ध जल की मोलरता 55.56 है, लेकिन अगर उसमें चीज़ें कुछ बदल दी जाती है, जैसे डेंसिटी वगैरह अगर चेंज कर देता है तो उसका आंसर भी बदल जाता है। तो जनरली उसका जो शुद्ध जल की मोलरता 55.56 होती है, परंतु फिर भी डेंसिटी अगर अलग दे दिया है तो उसका जो मोलरता भी बदल जाएगा। तो बड़ा फेमस ये सवाल है। तो अभी सवाल भी बहुत सारे बचे हुए हैं, उसको करा नहीं रहा हूँ। ठीक है, आप लोग सो लगाते रहिएगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा, फिर किसी दिन हम बताएंगे तो आप लोग लगाना होगा। अब सुनो, अब स्टार्ट होता है आप लोगों का एकदम नया टॉपिक, बिल्कुल नया। नया क्या होने का मतलब हुआ कि अब तक जो पढ़े थे तुम लोग, ओए का कोई इंपोर्टेंट बात है? 55 56 नहीं, 55.5 है, 5 है, उल्टा कर दिएगा तो लो। चल ठीक है, ठीक है, अब शांत रहो। तो हम बता रहे थे, देखो विलियन की सांद्रता के बाद, विलियन की सांद्रता 11 में भी पढ़े थे क्लास 11th में, तो ये मतलब कॉमन था, तो बड़ा बढ़िया लगा, लगा भी रहे थे। हाँ, पढ़े थे पहले से। लेकिन अब जो आएगा बिल्कुल नया, क्लास 12th का एकदम नया टॉपिक, अब यहाँ से नया मतलब बिल्कुल न्यू स्टार्ट होगा। ठीक है, और सबसे जैसे पहला टॉपिक लेते हैं हम लोग, वाष्प दाब। वाष्प दाब सुने हो ना, वेपर प्रेशर बोलते हैं, वाष्प दाब टॉपिक है, वाष्प दाब। वाष्प दाब, इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। ठीक है, ये रहा टॉपिक। ठीक है बच्चों, अभी वाष्प दाब क्या होता है? वाष्प दाब के पहले हम लोग थोड़ा सा वाष्प की बात कर लें, या ऐसे समझो कि इसी की बात कर लें, वाष्प की बात कर लें, या इवापोरेशन का नाम सुने हैं? इवापोरेशन। वाष्प दाब के पहले हमें कुछ चीजें जाननी होगी, पहले से बेसिक चीजें, बेसिक टर्मिनोलॉजी इसको जानना पड़ेगा। जैसे इवापोरेशन, इवापोरेशन, अब ये क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग, अरे इसको वाष्पन बोलते हैं, या कुछ लोग वाष्पीकरण बोलते हैं। ठीक है ना, वाष्पन बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वाष्पन, इसको जानना होगा, ये क्या है? हाँ, इसे भी बड़ा लिखे हैं, चलो ठीक है। वाष्पन, अब इस शब्द को समझना है कि वाष्पन क्या होता है। जैसे मान लो बच्चों, जैसे अच्छा मैं बोल रहा हूँ वाष्प, तो वाष्प से तुरंत ही समझ में आ रहा है कि सर कोई चीज गर्म हो रहा है या भाप वो बनकर उड़ रहा है, वही है। ठीक है ना, इसमें छोटी छोटी बातें उसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है, कोई कंटेनर, कंटेनर का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? बर्तन, कोई पात्र है, कोई बर्तन है। मान लीजिए इसमें कोई लिक्विड है, सपोज दैट। ठीक है, कोई द्रव है, कोई लिक्विड है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको हीट किया जाए, इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद एक समय ऐसा आएगा जो क्या बनाएगा? वाइपर बनाएगा, वाष्प बनाएगा। ये क्या बनाएगा? वो वाष्प बनाएगा।
वेपर बनाएगा। परंतु इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे मान लीजिए ये वेपर बोले तो क्या है, वाष्प है तो क्या है। अगर मान लीजिए इस लिक्विड को मैं वाटर मान लेता हूं, सपोज दैट मान लो ये वाटर है, तो ये वाटर का बस फेस बदला है, फिजिकल स्टेट बदला है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदली है। जैसे वाटर यहाँ पर किस स्टेट में है, लिक्विड में है, यहाँ पर भी क्या है बच्चों, वो वाटर ही है, यहाँ पर भी वाटर ही है, परंतु किस स्टेट में है, गैस स्टेट में, बस इतना ही अंतर है। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बदली है, बस क्या बदली है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। लिक्विड से क्या हो गई है, गैस हो गई है। ठीक है, एक बात बताना, जब ये लिक्विड से गैस में बदला है तो कौन से जल के अणु ये ऊपर गए होंगे, मतलब यहां पर आए हैं, कौन से जल के अणु यहां पर आए हैं, ये नीचे वाले कि ऊपर वाले, तो जाहिर सी बात है ऊपर ही वाले होंगे। तो जो ऊपर वाले होते हैं, जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैं कौन सा ले लिया हूँ, जल ले लिया हूँ, तो जल के अणु बोलेंगे, किसी के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऊपर वाले जो बच्चों अणु होते हैं, इनको बोलते हैं पृष्ठीय अणु, या इसको बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल्स। सरफेस मॉलिक्यूल्स, सरफेस मतलब सतह के अणु जो इसके ऊपर आ रहे हैं, सरफेस मॉलिक्यूल्स। और जो नीचे होते हैं, जो अणु नीचे होते हैं जिसके भी हों, इनको बोलते हैं बच्चों बल्क मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, बल्क मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स, बल्क का मतलब यहां पर क्या हो गया, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स। जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या, जो सरफेस वाले हैं, जो ऊपर वाले हैं, इधर सरफेस मॉलिक्यूल्स ही क्या होते हैं, इवापोरेट होते हैं। इवापोरेट होने का मतलब क्या होते हैं, वाष्पित होते हैं। नीचे वाले नहीं वाष्पित होते हैं, ऊपर वाले। मान लीजिए किसी कंटेनर में कोई कुछ है, मान लीजिए, तो वाष्प किसकी वजह से बनेगा, ऊपर वाले की। ऊपर वाले ही उठकर पहले जाएंगे, भैया वही तो पहले हैं, क्योंकि यहां से उठकर यहां पर आने के लिए, यहां से उठकर यहां पर गए होंगे तो ऊपर वाले ही तो गए होंगे, नीचे वाले तो गए नहीं होंगे। ठीक है, वही बात समझाने में लगा हूं ना, नीचे से ऊपर जाता है लेकिन ऊपर गया ना, तो ऊपर वाले ही तो गए होंगे, तरह समान आ जाए। तो सुनिए, जिस समय गैस निकला होगा, जिस समय अणु निकला होगा, उसी समय कोई नीचे भी तो होगा, परंतु वो नहीं गया, तो ऊपर वाले ही गए हैं। क्लियर हो गया। तो वही कह रहा हूं कि जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सतह के अणु होते हैं, वही क्या होते हैं, इवापोरेट होते हैं। इवापोरेट का मतलब वही क्या होते हैं, वाष्पित होते हैं। नीतू, कोई इंपोर्टेंट बात है? तो सरफेस मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, वाष्पित होते हैं, इवापोरेट होते हैं, बल्क मॉलिक्यूल्स नहीं। अब प्रश्न है कि सर सरफेस मॉलिक्यूल्स ही क्यों वाष्पित होते हैं, तो इसके कई रीजंस हैं। जैसे होता क्या है, मान लीजिए कोई अणु है, सपोज दैट वाटर है, तो मान लीजिए इसको ए बोल दीजिए, ए ए ए ए ए, वैसे नाम दे दिए, इधर भी ए ए ए। तो मान लीजिए जो नीचे वाले हैं, ये जो है कि वाष्पित नहीं है, ऊपर वाले ही क्यों वाष्पित हुए हैं, इसके भी कुछ रीजंस हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अणुओं के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करती है, जिसको क्या बोलते हैं, वंडर वाल फोर्स। नाम सुने हो, वंडर वाल अट्रैक्टिव फोर्स। एक अणु दूसरे अणु को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है ना, तो अट्रैक्ट करेगा मतलब वंडरवाल फोर्स से। तो ये ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, ऊपर वाले, उनको सिर्फ नीचे से अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, मतलब नीचे से, मतलब नीचे वाले जो अणु हैं उसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे। मतलब ये जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में, इन पर अट्रैक्टिव फोर्स वर्क तो कर रहा है, परंतु चारों तरफ से नहीं कर रहा है, सिर्फ नीचे से हो रहा है। ठीक है, हाँ इधर से भी करेगा, बात समझिए, परंतु कुछ तो कम होगा। आज जो नीचे वाले होंगे चाहे बीच वाले होंगे, ये इनको तो चारों तरफ से अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, चारों तरफ से अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये पूरे सॉल्यूशन का टेम्परेचर लगभग एक ही जैसा होगा, है कि नहीं है। लेकिन जो ऊपर पहुंच चुके हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। एक शब्द है काइनेटिक एनर्जी, मतलब ऐसे समझ सकते हैं, जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। इनकी जो गतिज ऊर्जा है
सरफेस मॉलिक्यूल्स बल्क मॉलिक्यूल्स की तुलना में क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। क्यों ज्यादा हो, क्योंकि आई नीचे से ऊपर अगर पहुंचे हैं तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी तभी ना पहुंचे हैं। और याद कर लीजिए आर्मी वाली दौड़िया आराम से सबको एक ही साथ बैठाते हैं सब, परंतु जिसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है चीरते फाड़ते हुए एकदम आगे पहुंचेगा, मारेगा एकदम, आएगा टॉप 10 में, है कि नहीं है। तो आखिर में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम है भैया दुनिया भर का बहाना रहेगा, हम पीछे बैठ गए थे, वो धक्का दे दिया, अरे धक्का दे लतिया दे, तू भाग, फिर भी इतना तेज भाग के एकदम आगे निकल जा, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो वैसे भाई नीचे से नीचे वाले अणु ऊपर अगर गए हैं, जाहिर सी बात इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या रही होगी, ज्यादा। तो ऊपर वाले जो होते हैं सरफेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज्यादा, गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है, किसकी तुलना में, बल्क मॉलिक्यूल्स की तुलना में। तो वाष्पन से संबंधित कुछ बातें हैं, क्या है कि ये जो वाष्पन होता है, इवापोरेट होते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो वाष्प बनाते हैं, तो ये सरफेस मॉलिक्यूल्स वाष्प बनाते हैं। ऊपर वाले ही क्या होते हैं, उनका इवेपोराइजेशन होता है, वही क्या होते हैं, इवापोरेट होते हैं। बात समझ पा रहे हैं, ये चीजें। ये हो गया आपका, ये वेपर हो गया। ये वेपर की बात चली थी, ये वेपर ऐसे बन रहा है, ठीक है ना। अभी हम वेपर प्रेशर की बात नहीं किए हैं, सिर्फ किसकी बात किए हैं, वेपर की बात किए हैं। समझ में आया कि नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि जैसे मान लीजिए अगर अट्रैक्टिव फोर्स इनके बीच में अगर ज्यादा रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स जितना ज्यादा रहेगा ये उतना जल्दी इवापोरेट नहीं होंगे। जिनके पर ये अट्रैक्टिव फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षण बल, अणुओं के बीच का आकर्षण बल जितना कम रहेगा, वेपराइजेशन उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे तो कुछ इस चीजें हैं, इससे संबंधित ही हो गया आपका वाष्पन, मतलब वाष्प की बातें किए हैं। अभी बाकी करना क्या बाकी है, वाष्प। अब इसमें क्या जोड़ना है, ये क्या जोड़ना है, इसमें दाब जोड़ना है। अभी वाष्प की बात चल रही तो उससे रिलेटेड बातें थी, दाब इसमें जोड़ना है बच्चों। अब दाब क्या कैसे आएगा, देखो अगर ध्यान दोगे यहाँ पर, तो ये जो कंटेनर था हमारे पास, जो ये बर्तन था, ये बर्तन बिल्कुल ओपन था, है कि नहीं, कैसा था, ओपन, मतलब बोल सकते हैं ये ओपन कंटेनर था। ओपन कंटेनर मतलब खुला था। तो बताओ कभी ओपन कंटेनर से दाब बनेगा, नहीं। जब बर्तन बंद रहता है तब ना दाब उसके सरफेस पर लगाता है वाष्प। तो अब थोड़ा कंटेनर को बंद करते हैं, ठीक है, कंटेनर को बंद करते हैं। मान लीजिए यहां पर हो गया कंटेनर। अब इस कंटेनर को मान लीजिए बंद कर दें, चलिए इसे बंद कर दें, कोई दिक्कत। मान लीजिए क्लोज कंटेनर है, क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर मतलब बंद बर्तन है। अब मान लीजिए इसमें कोई लिक्विड है, सपोज दैट कोई लिक्विड है, कोई भी हो सकता है, कोई लिक्विड है, कोई द्रव है। अब सुनो, अब मान लीजिए इसको नीचे से हमने हीट किया, इसको हमने हीट किया, तो जब इसको हमने हीट किया तो बताइए वेपर बनाएगा, सिंपल सी बात है, क्या बनाएगा, वेपर बनाएगा। तो जब ये वेपर बनाएगा तो अब तक कंटेनर क्लोज है ना, अब ये वाष्प निकल नहीं पाएगा। तो जा करके इस सरफेस पर ये क्या लगाएगा, ये दाब लगाएंगे, सब जाकर प्रेशर लगाएगा। तो अब यहाँ पर प्रेशर बनेगा। तो जानते हो बच्चों, वेपर प्रेशर, अब ये भाई दाब बनाएंगे, सब सतह पर जाकर दाब बनाएंगे। तो अब इसमें दो कंडीशन हो रही है, दो चीज हो रही है। देखिए ये अगर देख पा रहे होंगे तो ये तो लिक्विड है और ये क्या है, गैस है। ये क्या है, गैस है। तो इसमें दो प्रक्रिया होती है, जब वाष्प दाब बनता है ना, जब वेपर और प्रेशर बनता है तो दो काम इसमें होता है। लिक्विड से किस में परिवर्तन होता है, गैस में। लिक्विड से गैस में परिवर्तन हो रहा है, लिक्विड टू गैस। आपको पता है ना, जब कोई द्रव से गैस में बदलता है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। अभी देखिए ना, यहीं पर वाष्पन ही तो बोलेंगे, वाष्पीकरण बोल सकते हैं, वाष्पन बोल सकते हैं। तो इसको बोल सकते हैं क्या हम लोग, क्या बोले, इस प्रक्रिया को क्या बोले हम, इवापोरेशन बोलते हैं, ठीक है ना, वेपराइजेशन बोल सकते हैं हम, या वेपराइजेशन बोलते हैं, वाष्पन।
इसको बोलते हैं वाष्पन, वेपराइजेशन, या इसको बोलिए इवापोरेशन। इवापोरेशन। लेकिन एक बात बताना, फिर एक काम और होता है इसमें। अब ये जो गैस होते हैं ना, जो लिक्विड से गैस में बदले, फिर कुछ समय के बाद ये गैस से किस में आ जाएंगे, लिक्विड में। गैस से लिक्विड में बदल जाते हैं। तो एक बात बताना, जब गैस से लिक्विड में बदला जाता है इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जब कोई पदार्थ अपनी गैस अवस्था से द्रव अवस्था में आता है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं, किसको याद है? संघनन। नाम सुने हो, संघनन। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं बच्चों संघनन। तो ये देखिए, तो जब वेपर प्रेशर बनता है ना, तो ये संघनन और ये वाष्पन दोनों प्रक्रिया क्या होती है, साथ साथ में होती है, और इनके बीच में साम्य स्थापित हो जाता है। साम्य का मतलब दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। जैसे अभी मैं बताऊं, ये क्या हुआ बच्चों, लिक्विड से किस में बदला, गैस में, फिर गैस से लिक्विड में। इनके बीच में बच्चों इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, साम्यावस्था। दोनों सेम होने, जितना लिक्विड गैस में बदला है ना, उतना ही गैस किस में बदलने लगेगा, लिक्विड में। समझ आ रहा है? इनके बीच में क्या स्थापित हो जाता है, साम्य, इक्विलिब्रियम मतलब साम्य स्थापित हो जाता है। साम्य का मतलब दोनों साथ साथ एकदम एक जैसे, लिक्विड और गैस, गैस और लिक्विड, तो इस साम्य स्थापित हो जाता है। और इस समय क्या बनता है आपका, वेपर प्रेशर। तब क्या बनेगा आपका, वेपर प्रेशर। क्या बात को समझ पाए? सिंपल सी बात मैं पहले बताया हूं कि जो ये वेपर प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर है कब ज्यादा होगा, ये वेपर प्रेशर कब ज्यादा होगा, जब उसमें क्या करेंगे, ज्यादा देंगे, टेम्परेचर ज्यादा देंगे। अभी इसका फैक्टर लिख लेंगे, परंतु अभी भी वैसे ही समझ में आ रहा है। एक बात और सुनो, ठीक है, इतना बहुत है। अब इसके ऊपर वाष्प दाब पूछता है तो परिभाषा इसकी लिखनी पड़ेगी। तो पहले काम कर लीजिए, हेडिंग बनाइए वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, उसके बाद मैं लिखवाता हूं, उसके बाद ये नोट करेंगे। हाँ, अरे भाई, जब हीट देंगे तभी तो वेपर प्रेशर बनाएगा, जब ठंडा हो जाएगा तो प्रेशर कहाँ से बनाएगा? हाँ, जब तक हीट है, जब तक काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर उपस्थित है, हीट है, तब तक वो तो भाई वेपर प्रेशर बनाएगा ही बनाएगा। अब जैसे वो ठंडा हो जाएगा तो प्रेशर कहाँ से, प्रेशर नहीं बनाएगा, काइनेटिक एनर्जी एकदम कम हो जाएगी। बोले, लिखिए वाष्प दाब में लिखिएगा, किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में, साम्य की अवस्था में, साम्य की अवस्था में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर, देखिए एक यहां पर शब्द जोड़ा है बच्चों, द्रव की सतह। तो ये जो भाई वेपर बनेगा, जो वाष्प बनेगा, ये तो इसके सतह पर तो लगाएगा ही लगाएगा, तो जो लिक्विड है इसके भी तो सतह पर लगाएगा, तो दोनों की सतह पर लगाएगा। तो ये दोनों को सतह पर की बजाय इसको ना बोलकर किसको बोला है, द्रव को बोला है, क्योंकि द्रव की बातें हो रही हैं, पदार्थ की बातें हो रही है, तो इसको बोला कि द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर उत्पन्न दाब ही द्रव का वाष्प दाब कहलाता है, द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। हो गया, ठीक है। उसके बाद उतार लीजिए,
हाँ उसको कहीं किनारे वो नोट कर लीजिएगा, समझाने के लिए था। वाष्प उतार लीजिए, सब उतार लीजिए, ठीक है, दोनों उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं फैक्टर, मतलब थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं कि सर वाइपर प्रेशर कब ज्यादा होगा, वाइपर प्रेशर कब ज्यादा होगा। तो पहली बात तो ये होगी, इसको बिठाते हैं फिर समझाते हैं। अब लेते हैं अगला, समझते हैं बच्चों कि वाष्प दाब की निर्भरता, ठीक है। वाष्प दाब की निर्भरता ये किस पर निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, किस पर ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो हम लोग को टेम्परेचर को देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, तापमान पर। सिंपल सी बात है कि अगर हम उस जो हम लोग लिए हुए हैं सॉल्यूशन जो लिए हैं या जो सॉल्वेंट लिए हुए हैं, ठीक है, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, मान लीजिए टेम्परेचर अगर मान लीजिए बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से वाष्पन ज्यादा होगा, मतलब इवापोरेशन की वैल्यू बढ़ जाएगी, इवापोरेशन क्या होगा, बढ़ेगा, वो वाष्पन बढ़ेगा। और जितना ज्यादा वाष्पन होगा, सिंपल सी बात है, वेपर प्रेशर भी उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बोल सकते हैं बच्चों वेपर प्रेशर जो होता है डायरेक्टली, बोल लीजिए डायरेक्टली क्या होता है, टेम्परेचर की क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। डायरेक्टली नहीं होता है, परंतु इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। डायरेक्टली अगर होता तो ऐसे होता, परंतु ऐसा नहीं होता। इसका ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे। ये हो गया आपका टेम्परेचर और ये क्या हो गया आपका वेपर प्रेशर, ठीक है। ऐसे रहेगा तो ऐसे रहेगा, सबका अपना अपना रोल है बच्चों। ये ग्राफ वाला मामला अजीब है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि पहले मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ाए तो पहले बढ़ा, बढ़ते एक समय आया कि जो कांस्टेंट हो गया, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हाँ टेम्परेचर बढ़ाने पे काम हो रहा है, परंतु ऐसे नहीं ना है, ऐसे है ना, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, परंतु ऐसे है। तो ये हो गया टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सो सिंपल सी बात है कि ये वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, क्या ये जो वाष्प दाब है, ये जो वेपर प्रेशर है, क्या कंटेनर, तुम लोग बताना, इस बात पर चर्चा तुम लोग से कर रहे हैं। मान लो कि कंटेनर का जो शेप है, ये जो साइज है, क्या उसके आकार या आकृति पर निर्भर करेगा वेपर प्रेशर, मतलब कौन छोटा बर्तन है कौन बड़ा बर्तन है, क्या इस पर वेपर प्रेशर निर्भर करेगा। जैसे मान लो कि 1 लीटर पानी है, सपोज, ध्यान देना, 1 लीटर पानी है सपोज दैट, और 1 लीटर पानी से मुझे वेपर बनाना है और वेपर प्रेशर बनाना है। हमने क्लोज कंटेनर लिया, तो एक मान लो कि 5 लीटर का बर्तन है और एक मान लीजिए 3 लीटर का बर्तन है। तो क्या 5 लीटर में 3 लीटर में अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, दिमाग क्या तुमका रीडिंग कर रहा है, क्या दोनों का वेपर प्रेशर सेम रहा होगा, कि बड़े बर्तन में कम रहा होगा छोटे बर्तन में ज्यादा होगा, या छोटे बर्तन में कम होगा बड़े बर्तन में ज्यादा होगा। सोचो, छोटे में मतलब ज्यादा रहेगा वेपर प्रेशर और बड़े में कम रहेगा। मतलब दिमाग कहीं ना कहीं कह रहा है सर छोटे में ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्सपेरिमेंटली ये चीज मतलब प्रूफ है कि ऐसा होता नहीं है। मैं समझाता हूं क्यों ऐसा होता है। मतलब ये मामला है कि बच्चों जरा ध्यान देना, जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब बर्तन के आकृति व आकार पर निर्भर नहीं करता। अब क्यों नहीं करता, थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। निर्भर नहीं करता है, समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो एक बर्तन हम लिए बड़ा सा, ठीक, एक बर्तन छोटा सा लिए, ठीक, छोटा बर्तन है, ठीक है, कंटेनर क्लोज है, कोई दिक्कत नहीं है।
मान लीजिए, अब जरा समझिए, मैं दोनों में 1 लीटर वाटर डाल रहा हूँ, दोनों में 1 लीटर कोई वाटर ही मान लो, वाटर डाल रहा हूँ। इसमें भी कितना, इसमें भी 1 लीटर वाटर डाल रहा हूँ, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना, मान ली इसमें मैं डाला 1 लीटर वाटर, इतना आ गया, ठीक है, 1 लीटर वाटर। इसको मैंने हीट किया और मान ली इसको टेम्परेचर जितना भी दिया, मान ली इसको टेम्परेचर जो हमने दिया है, सपोज दैट एक्स टेम्परेचर दिया, जो भी टेम्परेचर हो, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर भरेंगे तो कोई, अगर 1 लीटर है, बर्तन छोटा है तो इसमें क्या हो गया, ज़्यादा होगा, थोड़ा सा हाइट, इसकी ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी। इसको भी हम हीट कर रहे हैं और सेम टेम्परेचर हीट कर रहे हैं, तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। टेम्परेचर से, अरे भाई टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो इस बात को समझने के लिए कि वो कंटेनर पर के शेप एंड साइज पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट। दोनों के लिए क्या रखना है, कांस्टेंट। जो टेम्परेचर इस कंटेनर के लिए वही टेम्परेचर उस कंटेनर के लिए भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हीट उतना ही रखते हैं, मतलब जो इसका टेम्परेचर है कितना रख दें, यक्स ही रखें, ठीक है। अब थोड़ा करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट से पता चलता है ये भी वेपर बनाएगा, ये भी वेपर बनाएगा, दोनों का जो वेपर प्रेशर है, इसका वेपर प्रेशर, ये कंटेनर 1 है, ये क्या है 2 है, तो वेपर प्रेशर आप कंटेनर 1 और वेपर प्रेशर आप कंटेनर 2, तीन दोनों का वेपर प्रेशर आप कंटेनर 1 इज इक्वल टू वेपर प्रेशर आप कंटेनर 2। कब, जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो, सेम हो, जो पदार्थ की मात्रा हो क्या हो, सेम हो। 1 लीटर हो भी उसमें क्या है 1 लीटर, बर्तन छोटे और बड़े से कोई लेना देना नहीं। जरा समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। एक बात बताओ, हमको दिमाग ये काम कर रहा था ना कि मान लीजिए कंटेनर बड़ा है ना, बड़ा है तो वेपर प्रेशर क्या बनाएगा, कम बनाएगा, बड़ा है तो कम। परंतु एक बात और सुनो, बड़ा होने का मतलब ये सरफेस मॉलिक्यूल्स का एरिया तो ज्यादा हो गया ना, समझ रहे हो तुम लोग। बड़ा बर्तन है तो सरफेस एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब ज्यादा इवापोरेट करेंगे सब, क्या करेंगे, ज्यादा इवापोरेट करेंगे सब, तो चीज बैलेंस कर लेगा। फिर इधर सुनो, कंटेनर क्लोज है तो सरफेस एरिया थोड़ा क्या हो गया, कम ही सरफेस मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, कम ही इवापोरेट होंगे, तो दोनों चीज क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। जो इसका वेपर प्रेशर होगा वही इसका वेपर प्रेशर होगा। क्या बात समझ पा रहे हैं, नीतू समझ में आया, क्या बताएं अभी बताओ तो, क्या दोनों बराबर होगा, कि किस बात को मैं समझा रहा हूं बताओ, इसका उसका नहीं, डायरेक्ट बताओ, ये इसका उसका छोड़ दो, बताओ क्या मैं समझाया हूं। दूसरा पॉइंट में मैं क्या समझाया, दूसरा पॉइंट में हमें क्या समझाया तुमको, इसका उसका हटाओ, दूसरा कुछ बताओ, मैं क्या समझा, किस पॉइंट को समझाया हूं, ओ नहीं, सीधे बोलो क्या मैं समझा रहा हूं। हाँ तो किस बात को मैं तुमको समझाया हूं, उस बात को अपने हिसाब से बताओ। किस बात को समझे जी बता, हाँ इस पॉइंट में क्या समझे हैं, इसमें उसमें मारेंगे 2 थप्पड़ दिमाग से, जैसे कुछ बोलना ही नहीं है इसमें, उसमें डायरेक्ट बता किस बात को समझे, अपने भाषा में बता क्या समझे तुम, क्या यहाँ से नॉलेज लिए हो, ये पहले बता। इस बात को बताना तो क्या बताओ, डायरेक्ट ऐसे तू बताएगा, कोई समझ नहीं पाएगा। एरिया जाते का एरिया, और पूरी बात बता, तुझे बताने का तरीका नहीं पता है, तू बता। ये पॉइंट है सर, वाष्प दाब जो होता है बर्तन के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता। बर्तन का आकार कुछ भी हो, आकृति कुछ भी हो, बड़ा है छोटा है कैसा भी है, बेलनाकार है कैसा भी है, कोई लेना देना नहीं है। अगर टेम्परेचर सेम है, पदार्थ की मात्रा सेम है, तो वाष्प दाब क्या बनेगा, सेम बनेगा। समझ में आया, इसका तो समझाने के लिए इसका उसका काम कर रहे हैं, मतलब एक में कोई दूसरा पदार्थ में और दूसरा में कोई पॉइंट है, तब तो बदलेगा भाई, तब तो बदल जाएगा। अभी मैं समझा रहा हूं उस बात को। तीसरा पॉइंट वही बना लेते हैं। कौन फटेगा, तू फटने की बात बहुत ज्यादा कर रहा है, दोनों साथ ही फटेगा, दोनों का वेपर प्रेशर सेम है, उससे कोई लेना देना नहीं है। दोनों का जो है कि बैलेंस हो जाएगा वेपर प्रेशर, क्योंकि एरिया सरफेस मॉलिक्यूल ज्यादा हो गया ना, तो वेपर प्रेशर अंदर का वेपराइजेशन ज्यादा हो जाएगा, इसमें थोड़ा कम होगा, परंतु दोनों का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। कमाल है, अब फटने की बात तू कर रहा है, दोनों साथ ही फटेंगे। अब इसमें भी एक दिक्कत है, अब तू फटने की बात ही मत कर, अब इसमें बर्तन कौन मजबूत है,
ये भी तो देखना होगा कौन मजबूत बर्तन है। तो ये थोड़ी सी आउट ऑफ सिलेबस हो रहा है, परंतु समझ, बर्तन जो मजबूत होगा थोड़ा, इसलिए कहते हैं बढ़िया कुकर लेना, एकदम ब्रांडेड वाला। आते हैं थोड़ा सा, तो 2 पॉइंट हो गया, टेम्परेचर एंड शेप एंड साइज। तीसरा फैक्टर एक पदार्थ की बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट, वाष्प दाब पदार्थ की, मतलब जो लिया गया है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये बात निर्भर करता है, इस पर निर्भर करता है। जैसे इसको अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं, इसमें एग्जांपल से इसको समझाऊं, जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ मैं सॉल्वेंट लेता हूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास बच्चों H2O है, या एक मान लीजिए मेरे पास ऐसे ले लीजिए, मान लीजिए पहला एग्जांपल है A, और A में मैं ले लिया H2O ले लीजिए, और दूसरा ले लिया मैं B, मान लीजिए C2H5OH ले लिया, एथिल एल्कोहल। तो ये हो गया आपका वाटर, और ये हो गया आपका एथिल एल्कोहल। अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, बर्तन पर डिपेंड ही नहीं करता है। मान लीजिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर को दोनों के लिए क्या रखा, कांस्टेंट रखा। अगर मैं पूछ रहा हूं बताइए कि क्या अब दोनों का वेपर प्रेशर मतलब कि सेम होगा? नहीं, डिफरेंट होगा। दोनों का वेपर प्रेशर सेम नहीं होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज नॉट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ एथिल एल्कोहल। बात समझ पा रहे हैं? इन दोनों का वेपर प्रेशर सेम नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर मान लीजिए दोनों का बराबर है, हीट कर रहे हैं, तो हमको लगा दोनों सेम वेपर प्रेशर बना रहे होंगे, सेम दाब कंटेनर के अंदर उत्पन्न कर रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है। ये इस बात से फर्क पड़ता है पदार्थ कौन है। पदार्थ अगर अलग अलग है तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, अलग अलग। हाँ, अब इसमें ये हो सकता है कि सर किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और किसका क्या होगा, कम होगा। तो बच्चों वेपर प्रेशर जो एल्कोहल है, मतलब एथिल एल्कोहल है, इसका ज्यादा होगा, और वेपर प्रेशर जो वाटर है ये क्या होगा, कम होगा। सिद्ध करोगे, इसका अपना अपना रीजन है। देखो अब देखो दर्द देने जा रहे हैं, हाइड्रोजन बांड 11 में पढ़े, हाइड्रोजन बांड पढ़े 11 में, दर्द वहीं से आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बांड हाइड्रोजन बांड होता है ना। तो अब हाइड्रोजन बांड क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम और हाइड्रोजन के बीच में बनता है बांड। तो होता क्या है, अभी सुन, ये जो एल्कोहल है, मैं यहां पर देखो, चल ये जो एल्कोहल है यहां पर एथिल एल्कोहल, एक एथिल एल्कोहल का मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन बांड बनाता है, 1 हाइड्रोजन बांड बनाएगा, सिर्फ एक हाइड्रोजन बांड बनाएगा। और एक जो वाटर होता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बांड बनाता है। अब बता कितना हाइड्रोजन बांड, 4 हाइड्रोजन बांड बनाता है। सर तुम कहोगे सर हाइड्रोजन बांड से क्या लेना देना है, बिल्कुल है, क्योंकि मैं एक बात बताया हूं, वैसे लिखवाया नहीं हूं, कि जो वेपर प्रेशर होता है ये विद्युत क्रमानुपाती होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, अणुओं के बीच में लगने वाले आकर्षण बल की विद्युत क्रमानुपाती होता है। अगर फोर्स ज्यादा रहेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब फोर्स कम है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे मान लो ऐसे समझो कंटेनर है, ऐसे मान लीजिए क्या बच्चों, वाटर है, और इसमें मान लीजिए क्या है, एथिल एल्कोहल है, C2H5OH। तो मान लीजिए इसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए इवापोरेट होना चाहता है, मतलब ये वाष्प बनाना चाहता है। तो एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल से कितना हाइड्रोजन बांड बनाया है, 4। तो 4 मॉलिक्यूल्स उसको पकड़े हुए हैं, ये जाना चाहता है, पकड़ के बेटा तू जा रहा है, नहीं है, उसे पकड़ खींच रहा है नीचे की तरफ, बधा हुआ है एकदम, जाल जैसे पकड़े हुए हैं, कोई जाना चाहता है, 4 को 5 को पकड़े हुए एकदम ऐसे, हम जाना, अरे रुक 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 ऐसे। तो जरा सोच दिक्कत है कि नहीं है। मान लो कि एक व्यक्ति को यहां पर 4 लोग पकड़े हुए हैं, वो जाना चाहता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हो, हीट कर रहा है, तू बढ़ा रहा है, वो जाना चाहता है, अब 4 लोग पकड़ के खींच रहे हैं, नहीं। यहां पर उतना ही टेम्परेचर है, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी उसको मिली, वो तो आराम से जाएगा, क्यों, उसको एक खींच रहा है, चल छोड़, चल गया। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं कि एथिल एल्कोहल जो है C2H5 एक हाइड्रोजन बांड बनाता है,
और ये कितना 4, मतलब यहाँ पर ये वाटर 4 बनाएगा। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैक्सिमम। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना मैक्सिमम रहेगा वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। तो उतने ही टेम्परेचर में पहले इवापोरेट हो जाएगा, कौन, वाटर, ये सॉरी एल्कोहल। बात समझ पा रहे हैं। इसलिए उतने ही टेम्परेचर पर एल्कोहल, बोले तो एथिल एल्कोहल ज्यादा क्या बनाएगा, वेपर प्रेशर बनाएगा, और वाटर उसके कंपेयर में क्या बनाएगा। तो ये इस बात से फर्क पड़ता है कि वाष्प दाब पदार्थ की प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। बात समझ पाए, ये चीजें और भी एग्जांपल देकर समझाते हैं। जैसे मान लीजिए मात्रा पर, बिल्कुल किसकी मात्रा कम है किसकी मात्रा ज्यादा है, बिल्कुल निर्भर करेगा। क्योंकि मान लीजिए अब 50 लीटर पानी को गर्म करने में, 1 लीटर पानी गर्म करने में टेम्परेचर ज्यादा कम की आवश्यकता होगी ना, टाइमिंग बढ़ जाएगा। तो इस बात से फर्क पड़ता है। इसको मिटाएं, चलिए एक एग्जांपल और देकर समझाते हैं। मान लीजिए पहला एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 2 समझिए। एग्जांपल नंबर 2 ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए क्या दे दूं, वाटर ही ले लो। जैसे मान लो ए हो गया आपका वाटर, बी हो गया मान लीजिए वाटर मत लीजिए, मैं लेता हूँ C2H5OH। यहाँ पर मैं ले लिया CH2OH CH2OH, ठीक है, ये मान लीजिए बी हो गया। तीसरा ले लेता हूँ मान लीजिए CH2OH CHOH और CH2OH। ये कुछ एल्कोहल है, ये जो है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, ये बाईहाइड्रिक एल्कोहल है, वो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। इसका नाम आप लोग जानते हैं, इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन नेम इसका फेमस है, ग्लाइकॉल इसे बोलते हैं। इसे बोलते हैं ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल बोलते हैं। यह ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। मेरा प्रश्न ये है कि बताइए इसमें वेपर प्रेशर का ऑर्डर बताइए, ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर बताइए। तो सिंपल सी बात है, देखिए ये हाइड्रोजन बांड इधर से बनेगा, एक यहाँ से 2 हाइड्रोजन बांड, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बांड, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन बांड, 1 हाइड्रोजन बांड। तो इसमें हाइड्रोजन बांड क्या है, ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैक्सिमम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, मिनिमम, कम होगा ना, ये कम होगा, इसका क्या होगा, ज्यादा। तो उतने ही सेम टेम्परेचर पर ये वेपर प्रेशर ऑफ एथिल एल्कोहल का क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए का ज्यादा होगा, फिर बी का कम, और सबसे कम किसका हो जाएगा, सी का। तो इस बात से बच्चों फर्क पड़ता है कि वाष्प दाब की प्रकृति क्या, मतलब ये पदार्थ की प्रकृति क्या है। अगर पदार्थ को चेंज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, चेंज होगा। इसी आधार पर हम जो पढ़ने वाले हैं, जो पदार्थ पढ़ने वाले हैं, पदार्थ को 2 तरह से बांटेंगे। अभी इसी की बिहेवियर पर 2 तरह से बांटेंगे, ठीक है ना, अभी बता रहे हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर उसको आगे बताते हैं। हो गया ना, मिटाएं। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, इसके जो फैक्टर हैं, कितने इसमें पढ़ना है आपको। अब देखो, 13 वाष्प दाब और वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। अब हमको पहले फेस में यही पढ़ना है, वाष्प दाब और इससे संबंधित सवाल, ठीक है ना। और वाष्प दाब, अब मान लीजिए बात करने जा रहे हैं तो सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो अब सॉल्यूशन कैसे बन सकता है, वाष्प दाब तो प्योर कोई सॉल्वेंट से भी बन सकता है, वाष्प दाब प्योर सॉल्वेंट से भी बन सकता है या सॉल्यूशन से भी बन सकता है। कि हम सॉल्वेंट में कोई क्या डालें, कोई सॉल्यूट डालें, विलायक में क्या डालें, विलेय डालें। तो अब इससे सूचक की संबंधित हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या रहेगा। अभी हम फैक्टर में क्या पढ़े, तीसरा पॉइंट, कि जो ये वाष्प दाब है पदार्थ की प्रकृति पर क्या करता है, डिपेंड करता है। इसी बात को लेकर के हम इसको क्लासिफाइड कर देंगे। जैसे मान लो जो हम विलयन बनाएंगे, सोल्यूशन बनाएंगे, जिस पदार्थ का सोल्यूशन बनाएंगे तो ये जो सबस्टेंस होगा, मान लीजिए सबस्टेंस,
जो सबस्टेंसेस होंगे, जो पदार्थ होंगे, इसको कितने तरह से डिवाइड करेंगे? दो तरह से, जरा ध्यान देना। एक को बोलेंगे बच्चों वाष्पशील, क्या बोलेंगे? वाष्पशील। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वोलाटाइल। क्या बोलते हैं? वोलाटाइल। दूसरा होगा बच्चों अवाष्पशील, अवाष्पशील, इसको बोलेंगे बच्चों नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। इसका मीनिंग क्या है? वाष्पशील का मतलब कुछ ऐसे भी सबस्टेंस होते हैं जिनको अगर हीट किया जा रहा है तो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। बात समझ पा रहे हैं? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कि उनको कितना भी क्यों नहीं उसको हीट करिए, वो इवापोरेट नहीं होते, या ऐसे समझिए जनरल टेम्परेचर पर इवापोरेट नहीं होंगे, जनरल टेम्परेचर पर इवापोरेट नहीं होंगे। उनको बोलेंगे क्या? अवाष्पशील। मतलब उनकी वजह से वाष्प नहीं बनेगा, वो वाष्प बन में नहीं करेगा। अब मान लो ईंट को लेकर के आप खूब गरमाइए, इवापोरेट होगा? तो कुछ अवाष्पशील होते हैं, कुछ वाष्पशील होते हैं। तो वाष्पशील को पारा एक मेटल्स है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और इसका जो है कि बच्चों जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका बॉइल कराना है इसको, ठीक है, थोड़ा मैक्सिमम होता है, लेकिन इसका जो गलनांक होता है बहुत क्या होता है? कम होता है। वो जनरल टेम्परेचर पर क्या मिलता है? लिक्विड स्टेट में मिलता है। ये चीज है। वाष्पशील तो है, परंतु उसका लो टेम्परेचर पर वाष्पशील नहीं होगा, बहुत मैक्सिमम टेम्परेचर की, बहुत हाई टेम्परेचर लगेगा, ठीक है। लेकिन उसी का जो है कि जनरल टेम्परेचर पर किस अवस्था में मिलता है? लिक्विड स्टेट में। तो उसका गलनांक तो कम है, परंतु क्वथनांक बहुत क्या है? ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, अभी हम सबस्टेंस को दो तरह से क्लासिफाइड कर रहे हैं, वाष्पशील और अवाष्पशील, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। जनरली देखा जाता है जो वाष्पशील होते हैं, जो वोलेटाइल होते हैं, ये किस स्टेट में मिलते हैं? लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, द्रव अवस्था में। या ऐसे समझिए जितने भी द्रव होते हैं ना, जितने भी द्रव होते हैं, कोई भी हो, वो कैसे रहेंगे? उनकी वजह से वाष्प तो बनेगा, भले टेम्परेचर कम देना पड़े चाहे ज्यादा देना पड़े, परंतु उनकी वजह से वाष्प बनेगा। जब वाष्प बनेगा तो कंटेनर क्लोज है तो वाष्प दाब भी बनाएगा। तो वही बात है। तो वाष्पशील का मतलब यह समझ लीजिए कि द्रव, लिक्विड, किताबों में से मिलता है। अवाष्पशील जनरली जो ठोस होते हैं ना, जो सॉलिड होते हैं, उनकी वजह से कोई वाष्प नहीं बनता है, जनरली देखा जाता है। तो ठीक है, मान लो ऐसा कोई होगा कि वो ठोस में है, टेम्परेचर दिए, लिक्विड में आया, फिर बना रहा है, ठीक है ना, तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं। कुछ वे ठोस होते हैं जो कितना भी उनको हीट करिए उनकी वजह से वेपर नहीं बनेगा, वाष्प बन में नहीं करेगा, तो इसका मतलब वाष्प दाब नहीं बनेगा। तो दो तरह से सबस्टेंस, जैसे एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे एग्जांपल इसका आ जाएगा, जैसे मान लीजिए यूरिया, यूरिया सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2, नाच CO नाच, इसका मोलर मास कितना होता है? 60। और भी लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज हो गया। अच्छा, मैं वही लिख रहा हूं जो आपके काम आएगा, जैसे न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल में इसी का जो है कि नाम आएगा। तो ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, इसका कितना होता है? 180। तीसरा इसे कौन? सुक्रोस, सुक्रोस, इसका होता है C12H22O11, कितना होता है? 342। याद कर लीजिएगा इसका। तो ये ऐसे मतलब पदार्थ हैं जो इनके वजह से वाष्प नहीं बनेगा, मतलब इनकी वजह से वाष्प दाब नहीं बनेगा। ये जनरली किस अवस्था में पाए जाते हैं भैया? सॉलिड में पाए जाएंगे। अब इनकी एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए H2O तो आएगा ही आएगा, मान लीजिए H2O हो गया, इसका कितना होता है सर? 18 होता है, चलिए जाने दीजिए, इसका निकाल लीजिएगा। दूसरा जैसे मान लीजिए कि मेथिल एल्कोहल हो गया, तीसरा एथिल एल्कोहल हो गया, ठीक है, चौथा बेंजीन हो गया, बेंजीन आएगा, फिर टालुवीन है C6H5CH3, इसको बोलते हैं टालुवीन, बेंजीन, एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, वाटर। ये ऐसे हैं जो किस स्टेट में पाए जाते हैं? लिक्विड स्टेट में। ये क्या होंगे? वोलेटाइल होंगे। समझ में आया? अब हम लोग वाष्प दाब कैलकुलेट करेंगे, वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। कैसा सॉल्यूशन बना करके?
सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का क्या निकालेंगे? वेपर प्रेशर। और सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे जरा देखो। पहली कंडीशन क्या होगी भाई? सॉल्यूशन का मतलब कम से कम 2 कंपोनेंट तो होने ही चाहिए, 2 घटक तो होने ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दो पदार्थ लेंगे और दोनों ही क्या होंगे? वोलेटाइल होंगे, इसी में से होंगे। तो उसको बोलते हैं क्या? वाष्पशील विलयन बोल सकते हैं, ठीक है, या द्रव द्रव विलयन बोल सकते हैं। तो द्रव द्रव विलयन का जो क्या निकालेंगे? वाष्पदा, ठीक है। लिक्विड प्लस लिक्विड से क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन बनाएंगे, और इनका क्या निकालेंगे? वाष्पदा। वोलेटाइल वोलेटाइल ले सकते हैं। दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या बनेगा? एक वोलेटाइल होगा, दूसरा नॉन वोलेटाइल। ये दोनों वोलेटाइल थे, तो इसमें क्या होगा भैया? एक लिक्विड होगा और दूसरा क्या होगा? सॉलिड होगा। क्योंकि हम मान चुके हैं कि जो सॉलिड होते हैं जनरली क्या होते हैं? अवाष्पशील होते हैं। तो एक सॉलिड होगा, दूसरा क्या होगा? लिक्विड होगा। और सॉलिड एक और ले सकते थे, सॉलिड और सॉलिड लीजिए, एक और ले सकते थे, सॉलिड प्लस सॉलिड, परंतु इन दोनों ही क्या है? नॉन वोलेटाइल है। तो कोई वाष्पदाब बनेगा नहीं, इनके कोई लेने का कोई अस्तित्व नहीं है। तो हम इन्हीं दोनों पर काम करेंगे। पहले लिक्विड लिक्विड ले सकते हैं, फिर लिक्विड और सॉलिड लेंगे। तो सबसे पहला फिर स्टार्ट करते हैं कौन सा? लिक्विड एंड लिक्विड। और इसमें कैलकुलेट करेंगे वेपर प्रेशर, ठीक है। और यहीं पर आएगा क्या? राउल्ट का नियम, फेमस जो है कि नाम है इनका, राउल्ट का नियम, ठीक है। तो पहले इसको कॉपी एंड पेस्ट करिए, उसके बाद शुरुआत करते हैं। इसको उतार लीजिए।